अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर यामीन बोचा और आप देख रहे हैं मैथ टीच उर्दू यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम मज़ीद एनेस्थीसिया के एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया। अच्छा, आज हम बात करने जा रहे हैं 7 एमसीक्यूज़ तक हमने कर लिया था पिछली 2 वीडियोज़ में। अब हम 8th एमसीक्यू की बात करने जा रहे हैं। वो 8th एमसीक्यू कहता है, इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ मेटा एनालिसिस अ रिसर्चर। अगर कोई रिसर्चर जो है वो मेटा एनालिसिस करना चाहता है। मेटा एनालिसिस भी रिसर्च की एक फॉर्म होती है जिसमें बहुत सारी सिमिलर स्टडीज़ को हम जो है ना कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम एक नतीजा निकालते हैं जिसको हम कहते हैं मेटा एनालिसिस। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ मेटा एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए एक रिसर्चर ऑप्शन नंबर ए मस्ट शो सिग्निफिकेंस एट अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी लेवल। उसको जो है वो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी लेवल रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पी लेस देन 0.001। ये कह रहे हैं कि पी वैल्यू इतनी कम रखनी पड़ेगी कि 0.001। ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन बी है कंबाइंस द रिजल्ट फ्रॉम सेवरल सिमिलर स्टडीज। ये क्या करते हैं, कंबाइन द रिजल्ट फ्रॉम सेवरल सिमिलर स्टडीज। या फिर मेटा एनालिसिस के लिए रिसर्चर क्या करेगा, कंबाइन करेगा बहुत सारी सिमिलर स्टडीज के रिजल्ट्स को। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है नीड्स टू इनरोल एटलीस्ट 1000 पेशेंट्स इन अ स्टडी। या फिर रिसर्चर को नीड होगी कि वो 1000 पेशेंट्स को कम से कम स्टडी में इनरोल करें। ठीक है, ऑप्शन डी कह रहे हैं डिजाइन अ स्टडी दैट टेक्स प्लेस एट न्यूमरस, फॉर एग्जांपल 100 इंडिपेंडेंट क्लिनिकल साइट्स। मतलब मोर देन 100 लेगा तो फिर उसकी जो है ना डिज़ाइन होगी स्टडी। और ई ऑप्शन है स्टडीज न्यूमरस इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स दैट इवेल्युएट एन इंटरवेंशन, फॉर एग्जांपल ड्रग ट्रीटमेंट। या फिर वो बहुत सारे इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स लेगा जो उसके इंटरवेंशन को इवेल्युएट करें, जैसे कि ड्रग ट्रीटमेंट। अब इसका आंसर जो है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि सेवरल सिमिलर स्टडीज़ को कंबाइन करने के बाद आता है। फिर भी हम इसके आंसर की देख लेते हैं कि आंसर में क्या लिखा हुआ है, उन्होंने किस तरह इसको एक्सप्लेन किया है, वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अच्छा, तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इन अ मेटा एनालिसिस सेवरल स्टडीज दैट मेजर्ड सिमिलर आउटकम वेरिएबल्स आर कंबाइंड। एक मेटा एनालिसिस में बहुत सारी स्टडीज जो कि सिमिलर आउटकम वेरिएबल्स मेजर करती है वो कंबाइन होते हैं, टिपिकली टू इंक्रीज द स्टैटिस्टिकल पावर दैट इज ड्राइव फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ स्टडी सब्जेक्ट्स। टिपिकली क्यों, ताकि वो इंक्रीज कर सके स्टैटिस्टिकल पावर को जो कि ड्राइव हुआ है फ्रॉम अ लार्जर नंबर ऑफ स्टडी सब्जेक्ट्स। बहुत सारे लार्जर नंबर ऑफ स्टडी सब्जेक्ट से ये ड्राइव हुआ है। मतलब ऐसा है कि बहुत सारी सिमिलर स्टडीज़ हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर स्टडी ले लेते हैं, वो बहुत सारी उनके एक रिज़ल्ट है, और वो बहुत सारी स्टडीज़ में, जैसे एक चाइना में रिसर्च हुई, एक जापान में हुई, एक अमेरिका में हुई, वो सारी के रिजल्ट्स को कंबाइन करके जो मेटा एनालिसिस होगा, सिमिलर आउटकम्स होंगे, उसको मेजर करके एक मेटा एनालिसिस बनाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द इलेक्ट्रिक करंट ऑफन कॉल्ड द लेट गो करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो कि अक्सर कहलाता है लेट गो करंट, above which contractions of the finger flexors is unable to be overcome by voluntarily contracting the finger extensors is approximately। वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम अक्सर कहते हैं लेट गो करंट, अबव विच मतलब उसके ऊपर, मतलब ऐसा करंट जिसको लेट गो करंट कहते हैं कि उसके ऊपर अबव विच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फिंगर फ्लेक्सर्स इज अनएबल टू बी ओवरकम बाय वॉलंटरली कॉन्ट्रैक्टिंग द फिंगर एक्सटेंसर्स इज अप्रोक्सीमेटली। मतलब उस अबव विच उसको उसके ऊपर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो फिंगर फ्लेक्सर्स की, उसको हम ओवरकम नहीं कर सकते वॉलंटरली फिंगर एक्सटेंसर्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद। ठीक है, मतलब क्या ऐसी अमाउंट है करंट की
कि अगर वो करंट की अमाउंट अगर आ जाए तो उससे जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाले फ्लेक्सर्स हैं उनको हम एक्सटेंसर्स के ज़रिए वॉलंटरली करके भी ओवरकम नहीं कर सकते, इसीलिए उसको लेट गो करंट कहा जाता है। तो ऑप्शन इन्होंने दिए हुए, ऑप्शन ए इज़ 0.15 मिली एम्पेयर, ऑप्शन बी इज़ 1.5 मिली एम्पेयर, ऑप्शन सी इज़ 15 मिली एम्पेयर, ऑप्शन डी इज़ 150 मिली एम्पेयर और ऑप्शन ई इज़ 1.5 एम्पेयर। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं कि क्या वैल्यू है इसकी। ठीक, अच्छा ये आ गया आपका आंसर। When electrical currents of 10 to 20, आंसर सी है। ठीक है, आंसर सी था 15 मिली एम्पेयर। ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं कि सी इसका आंसर है। व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट्स ऑफ 10 to 12 मिली एम्पेयर आर अप्लाइड टू द अपर एक्सट्रीमिटी, जब आप इलेक्ट्रिकल करंट जो 10 से 20 मिली एम्पेयर है उसको आप अपर एक्सट्रीमिटी पर अप्लाई करते हो, सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शंस occurs of a magnitude that can not be overcome if the individual is holding onto a wire, he or she probably will not be able to let go। जब आप 10 से 20 मिली एम्पेयर का इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं अपर एक्सट्रीमिटी में, तो ऐसी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है ऑफ अ मैग्नीट्यूड दैट कैन नॉट बी ओवरकम, ऐसे मैग्नीट्यूड की कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसको आप ओवरकम नहीं कर सकते। इफ़ द इंडिविजुअल इज होल्डिंग ऑन टू अ वायर, जैसे उसने वायर पकड़ा हुआ है, ही और शी प्रोबेबली विल नॉट बी एबल टू लेट गो, फिर जो है वो प्रोबेबली ऐसा होगा कि वो लेट गो से नहीं हो सकता। मतलब वो एक्सटेंसर्स आप जितने भी यूज़ करो अपर एक्सट्रीमिटीज़ के, अगर वो फ्लेक्जर्स की कॉन्ट्रैक्शन हो गई है तो आप एक्सटेंसर से उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब ये कह रहे हैं कि यूज़ द फॉलोइंग टेबल टू आंसर क्वेश्चन नंबर 10 to 12। ठीक है, अब ये टेबल इन्होंने दिया हुआ है, इसको हमें यूज़ करना है। उसमें क्या क्या दिया हुआ है, आर्गोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डाईथाइल ईथर है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और ज़ेनॉन है। और हमें इसमें देखना है कि सबसे कम वेलोसिटी किसकी है और सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी है। देखें, सबसे कम जो वेलोसिटी है वो डाईथाइल ईथर की है। ठीक है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा किसकी है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा है नाइट्रस ऑक्साइड की, 0.0133। तो हमें इसको जहन में रखना है कि सबसे कम और थोड़ी सी ज़्यादा ये। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसकी है, आर्गोन और ज़ेनॉन की। फिर उससे रिगार्डिंग ज़्यादा सवाल नहीं आते, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड और हीलियम के बारे में ही आ रहे होते हैं। उसका मॉलिक्यूलर वेट्स दिए हुए हैं, फिर उसके साथ साथ डेंसिटी दी हुई है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी डाई इथाइल ईथर की है, और सबसे कम डेंसिटी किसकी है, सबसे कम डेंसिटी हीलियम की है। ठीक है, ये दो चीज़ ये इनको याद रखना है, विस्कोसिटी और डेंसिटी। अब ये कह रहे हैं ड्यू टू एन एनर्जिक रिएक्शन अ पेशेंट हैज़ सीवियर ट्रैकियल एडिमा दैट यूनिफॉर्मली नेरोज द ट्रैकिया फ्रॉम द वोकल कॉर्ड्स टू द कैरेना। ये कह रहे हैं कि एलर्जिक रिएक्शन की वजह से पेशेंट को सीवियर ट्रैकियल एडिमा हो गया दैट यूनिफॉर्मली नेरोज द ट्रैकिया, जिसने क्या किया, ट्रैकिया का जो स्पेस था उसको नेरो कर दिया, कहाँ से कहाँ तक, वोकल कॉर्ड से लेकर कैरिना तक। तो ये कह रहे हैं कंपेयर्ड विद ब्रीदिंग 100% ऑक्सीजन, के हम 100% ऑक्सीजन की ब्रीथ दे रहे हैं फॉर अ गिवन इंस्पायरेटरी फोर्स, एक गिवन इंस्पायरेटरी फोर्स के लिए एयर फ्लो विल बी इंक्रीज टू द ग्रेटेस्ट डिग्री, एयर फ्लो इंक्रीज होगा ग्रेटेस्ट डिग्री तक बाय डाइल्यूटिंग द ऑक्सीजन विथ। अब देखें यहाँ पर जो है ना हम बात करेंगे विस्कोसिटी की। ठीक है, तो इसके पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं फिर हम आंसर की तरफ जाते हैं। एक बहुत ही मुश्किल सा नाम है लो का, उसको फिर हम पढ़ेंगे। ऑप्शन ए इज हीलियम, ऑप्शन बी इज नाइट्रोजन, ऑप्शन सी इज आर्गोन, ऑप्शन डी इज नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन ई इज जेनन, ये जेनॉन। ठीक है, इसका आंसर है आंसर नंबर 10। Laminar flow in a tube is governed by Poiseuille's law that relates laminar flow to the fourth power of the radius। ठीक है, लेकिन अब हमें इसमें क्या देखना है, हमें विस्कोसिटी देखनी है। तो फिर भी हम इसको देख लेते हैं। वेयर P इज द प्रेशर, R इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब, V इज द विस्कोसिटी ऑफ द गैस। कि जो V है ये क्या है, ये गैस की विस्कोसिटी है, और ये फ्लो के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना कम फ्लो होगा, और जितनी कम विस्कोसिटी होगी उतना ज़्यादा फ्लो होगा।
ठीक है। तो ये कह रहे हैं सिंस फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी द फ्लो विल बी इंक्रीज टू द ग्रेटेस्ट डिग्री बाय डाइल्यूटिंग ऑक्सीजन विथ नाइट्रस ऑक्साइड। चूंकि फ्लो जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी के, तो फ्लो बढ़ जाएगा ग्रेटेस्ट डिग्री तक जब हम ऑक्सीजन को डाइल्यूट करेंगे नाइट्रस ऑक्साइड के साथ। द गैस दैट हैज़ द लोएस्ट विस्कोसिटी अमंग द चॉइस, हमने पहले ही देख लिया था कि सबसे कम जो है वो किसकी थी, डाइथाइल ईथर की थी, लेकिन वो इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। इस ऑप्शन में दिया हुआ है हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गोन, नाइट्रस ऑक्साइड और जेनॉन। तो हमने पहले ही देख लिया था कि डाई इथाइल ईथर के बाद जो विस्कोसिटी सबसे कम है वो किसकी है, नाइट्रस ऑक्साइड की। तो इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन आता है पेशेंट विथ एन इंट्राल्यूमिनल ट्रैकियल ट्यूमर। अब उसके ल्यूमिन में जो है ना ट्रैकिया के ट्यूमर है सीवियर नैरोइंग ऑफ द एयरवे, जिसकी वजह से जो है वो एयरवे की नैरोइंग हो गई है, रिजल्टिंग इन एन एयर पैसेज रिजेंबलिंग अ पिन होल। मतलब एयर पैसेज जो है वो पिन होल जितना हो गया है। कंपेयर्ड विद ब्रीदिंग 100% ऑक्सीजन फॉर गिवन इंस्पायरेटरी फोर्स, एयर फ्लो विल बी इंक्रीज टू द ग्रेटेस्ट डिग्री बाय डाइल्यूटिंग द ऑक्सीजन विद। अब यहाँ पे हमने देखना है ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं और हमें डेंसिटी की बात करना है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर उस डेंसिटी को हम तो हम ऑप्शंस की बात कर रहे थे। ऑप्शंस है डाइथाइल ईथर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, जेनॉन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो हम इसमें देखेंगे डेंसिटी किसकी सबसे ज़्यादा कम है। इसका आंसर है सी। सी क्या था, हीलियम, ठीक है। तो सी आंसर है गैस फ्लो थ्रू अ पिन होल रिजल्ट्स इन टर्बुलेंट फ्लो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। Thus, helium, the least dense gas of those listed, would provide the greatest increase in flow when used to dilute oxygen. गैस फ्लो जो है वो पिन होल है जिसकी वजह से टर्बुलेंट फ्लो होगा, और ये टर्बुलेंट फ्लो जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। तो फिर हीलियम जो है वो लीस्ट डेंस गैस है ऑफ दोज लिस्टेड वुड प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन फ्लो, तो उसकी वजह से ज़्यादा इंक्रीज होगा व्हेन यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन। वो हम लास्ट आज के एमसीक्यू की बात करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। ऑर्डिनरली इट इज़ नॉट परमिसिबल to use a rotometer designed for one gas to control the flow of another gas. In a military field hospital without spare parts, a biomedical engineer wishes to cannibalize other equipment to replace a broken oxygen flow meter. Although not a perfect match, the best replacement for the broken oxygen rotometer would be one designed to control the flow of। ये कह रहे हैं ऑर्डिनरली जो है वो हम परमिसिबल नहीं होता, जो रोटामीटर होता है जिससे हम ऑक्सीजन और उसका फ्लो देख रहे होते हैं दूसरी गैसेस का, कि वो एक गैस का रोटामीटर जो है ना वो दूसरे गैस के लिए यूज़ करें। लेकिन मिलिट्री फील्ड हॉस्पिटल है जहाँ पर स्पेयर पार्ट्स नहीं है, तो एक बायोमेडिकल इंजीनियर है वो विश करता है कि वो कैनाबलाइज करे अदर इक्विपमेंट्स को टू रिप्लेस अ ब्रोकन ऑक्सीजन फ्लो मीटर। ऑल्दो नॉट अ परफेक्ट मैच नहीं है, लेकिन बेस्ट रिप्लेसमेंट कौन सी है, जो कि ऑक्सीजन रोटामीटर जो कि ब्रोक हो गया है उसके फ्लो में यूज़ की जा सके। तो इसमें ऑप्शन है आर्गोन, हीलियम, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड और आर्गोन, हीलियम, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का बी, चूँकि हीलियम है। द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ रोटामीटर ट्यूब डिपेंड्स ऑन लैमिनर फ्लो इन द ट्यूब। जो रोटामीटर ट्यूब की प्रॉपर फंक्शनिंग है वो डिपेंड करती है लेमिनर फ्लो पर, दैट इज गवर्न बाय पॉसलीज लॉ, जो कि पॉसलीज लॉ से यूज होता है। देयरफॉर द क्लोजेस्ट रिप्लेसमेंट रोटामीटर वुड बी फॉर हीलियम, द गैस विद द विस्कोसिटी क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। ये कह रहे हैं कि क्लोजेस्ट रिप्लेसमेंट रोटामीटर कौन सा होगा, जिसकी विस्कोसिटी ऑक्सीजन से क्लोजेस्ट होगी। तो कौन सी गैस है, वो हीलियम गैस है। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर मज़ीद एनएससी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।